एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस टेक्स टाइम, स्टे फोकस्ड एंड बी पेशेंट। यानी कि सफलता समय लेती है, ठीक है। उसके लिए आपको फोकस अपना बरकरार रखना है। ये नहीं कि भाई अब इतने दिन हो गए, कुछ हुआ नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब छोड़ो मैं नहीं कर रहा। फोकस अपना हिलाना नहीं है, अपना डिटर्मिनेशन हिलाना नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखना है, डिटर्मिनेशन के साथ में काम करते रहना है, मेहनत करते रहनी। सफलता कोई भी आपसे आपकी सफलता नहीं छीन सकता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। India's farmers must account for a stronger monsoon while sowing। account for मतलब ध्यान में रखना। तो इंडिया के किसानों को स्ट्रॉन्गर मानसून यानी कि पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ वाला मानसून इस वक्त ध्यान में रखना चाहिए जब वो बुआई करें। सोइंग मतलब बुआई करना। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ फॉरकास्ट अ बाउंटीफुल मानसून। फॉरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना, बाउंटीफुल मतलब अबंडेंट, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो बोल रहे हैं कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि इस बार का जो मानसून होने वाला है वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में, मतलब जो एवरेज होता है उससे ज़्यादा होने वाला है। Rainfall from June to September is expected to be 6% more than the 87 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं जून से सितंबर महीने में जो आमतौर पे 87 सेंटीमीटर का एवरेज है उससे 6% ज़्यादा बारिश होगी। Which is considered to be the average rainfall the country receives during these months। जिसको क्या माना जाता है, इस 87% को एवरेज रेनफॉल माना जाता है, देश के एवरेज रेनफॉल माना जाता है जो इन महीनों में बरसात होती है उसका। दिस इज़ अ फेयरली बोल्ड फोरकास्ट। ये काफ़ी बोल्ड फोरकास्ट है। बोल्ड मतलब काफ़ी बोल्ड है ना, अपफ्रंट आके बोल रहे हैं, काफ़ी बड़ा एक फोरकास्ट है। बाय द एजेंसी दैट टिपिकली इन इट्स अप्रैल फोरकास्ट अवॉइड सजेस्टिंग आइदर सरप्लस और डेफिसिट रेन। बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी एजेंसी के लिए जो आम तौर पर अपने अप्रैल महीने के फॉरकास्ट में ना ही सरप्लस का सजेशन देती है ना ही डेफिसिट का। सरप्लस मतलब ज़्यादा और डेफिसिट मतलब कमी, तो दोनों ही चीज़ों का फॉरकास्ट देने से बचती है अक्सर। लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि 6% ज़्यादा होगी बारिश, ठीक है। गिवन दैट टेम्परेचर्स इन मैनी सदर्न स्टेट्स आर सोरिंग। अब ये देखते हुए, गिवन दैट मतलब देखते हुए, सोरिंग मतलब बहुत ऊंचे हाई लेवल पे। तो बोल रहे ये देखते हुए कि कई सदर्न स्टेट्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई लेवल पर है। एंड स्टोकिंग हीट वेव, स्टोकिंग मतलब बहुत झुलसा देने वाली, बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाली, बहुत ज़्यादा गंभीर हीट वेव्स जो हैं वो सदर्न स्टेट्स में चल रही हैं। द एंटिसिपेशन ऑफ बाउंटीफुल रेनफॉल माइट साउंड लाइक वेलकम न्यूज़। तो जो ये पूर्वानुमान है, एंटिसिपेशन मतलब पूर्वानुमान, बाउंटीफुल अभी आपको बताया ज़रूरत से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, बाउंटीफुल रेनफॉल का जो अनुमान है माइट साउंड, ये एक खुशी की खबर, एक वेलकम न्यूज़ की तरह हो सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि बारिश आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। देयर इज़ हाउएवर अ डार्क क्लाउड टू द सिल्वर लाइनिंग। अब सिल्वर लाइनिंग जो कहावत है, एक कहावत है, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है कि दुख के बादलों के बीच में एक आशा की किरण, एक रोशनी की उम्मीद होती है। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं कि एक आशा की उम्मीद दिखी है कि बारिश अच्छी होगी, तो उसके पीछे भी एक डार्क क्लाउड है, यानी कि उसके पीछे भी एक कुछ गंभीर स्थिति है, परेशान करने वाली स्थिति है। The IMD's climate model suggests a 30% chance of excess rains। बोल रहे हैं IMD का जो क्लाइमेट मॉडल है वो अनुमान बता रहा है कि 30% बारिश जो है अधिकतम होएगी, एक्सेस होएगी, यानी कि जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा होगी, जितनी एवरेज होती है उससे ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादा बारिश यानी कि फ्लड्स की संभावना। डिफाइंड एज मोर देन 10% ऑफ व्हाट इज़ यूजुअल, जो कि जो आम तौर पे होता है उससे 10% ज़्यादा होगी। बाय कंपैरिजन, अगर इनका
कंपैरिजन करें, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अबव नॉर्मल रेंज इज 30%। इनका जो अनुमान है कि अबव नॉर्मल रेंज होंगी वो 31% है। डिफाइंड एज बिटवीन 5 to 10%, जिसको ये 5 से 10% तक डिफाइन कर रहे हैं ऑफ व्हाट इज नॉर्मल। जो आमतौर पे होता है उसका 5 से 10% ज़्यादा होगा। द स्लिम डिफरेंस suggests that excessive rains are as likely as merely above normal showers। बोल रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, ये इशारा करता है कि भाई जो एक्सेसिव रेन्स हैं वो इतनी ही होंगी जितना कि केवल अबव नॉर्मल रेन्स होना, मतलब अबव नॉर्मल रेन्स आमतौर पे होती नहीं है, नॉर्मल बरसात होती है, अबव नॉर्मल कभी कभार होती है। तो वैसे ही जो एक्सेसिव रेन्स होंगी ये भी ये नहीं कि लगातार एक्सेसिव रेन्स बनी रहेंगी, कभी कभार बीच में हो जाएंगी। ठीक है, जितनी उम्मीद अबव नॉर्मल होने की है उतनी ही एक्सेसिव होने की है। अभी जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि 31% उनको अबव नॉर्मल बारिश होने की संभावना है, तो एक्सेसिव रेन्स होने की संभावना भी 31% ही है। मोस्ट ऑफ दीज रेन्स आर एक्सपेक्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून। इनमें से ज़्यादातर जो बारिशें होंगी वो सेकेंड हाफ, मानसून 2 चरणों में चलता है, एक बारी ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, हिमालयन रेंजेस की तरफ, फिर हिमालयन की पहाड़ियों से टकरा के वापस आता है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड हाफ होगा मानसून का, उस दौरान पे ये बारिशें होंगी, और अगस्त एंड सितंबर, या फिर कहें तो अगस्त सितंबर के दौरान में। The IMD's models forecast for this are premised on the development of a La Nina। अब IMD का जो ये मॉडल है, इस फॉरकास्ट को बताने का जो तर्क है वो किसके ऊपर निर्धारित है? प्रेमाइज मतलब आधारित है कि ला नीना जो है ओशन में ठंडा हो रहा है। जैसे कि पहले हमने पिछले साल एल नीनो इफेक्ट के बारे में बात करी थी, जिसका मतलब था कि जो पैसिफिक ओशन करंट्स हैं वो गर्म हो रही थी। ला नीना उसका विपरीत होता है, ला नीना में पैसिफिक ओशन करंट्स जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। तो बोल रहे हैं कि वो ठंडी हो रही हैं, ये प्रक्रिया अब चल रही है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो बारिशें होंगी बहुत ज़्यादा होंगी, जिसको और अ कन्वर्स ऑफ एल नीनो, जिसको कन्वर्स बोला जाता है एल नीनो का, विच मोर ऑफ्टन दैन नॉट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन मानसून रेनफॉल, जो कि अक्सर किस में रिजल्ट करता है? मानसून रेनफॉल में। किसका, कौन रिजल्ट करता है? एल नीनो, जो कि एल नीनो जो है वो रिजल्ट करता है मानसून रेनफॉल में कमी के लिए। तो ला नीना उसका कन्वर्स है, मतलब मानसून रेनफॉल में बढ़ोतरी हुई। The La Nina is also expected to be aided by a positive Indian Ocean dipole। अब हिंदुस्तान में जब एल नीनो इफेक्ट प्रभावित कर रहा था तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि हिंदुस्तान में बारिशें केवल एल नीनो की वजह से नहीं होती, ला नीना की वजह से नहीं होती, मानसून की वजह से नहीं होती, हिंदुस्तान में बारिशें इंडियन ओशन डिपोल की वजह से भी होती हैं, जिसमें हिंदुस्तान इंडियन ओशन में जो करंट्स हैं वो गर्म होके ऊपर की तरफ बहती हैं और जो हमारे ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ला नीना की तो अच्छी खबर मिल ही रही है कि ला नीना आ रहा है और अच्छी बारिश लेकर आ रहा है, साथ ही साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ इंडियन ओशन डिपोल से भी मिल रही है, यानी कि वो भी सहायता करेगा, यानी कि हमारे पास डबल बारिशें होंगी। कैरेक्टराइज्ड बाय अ कूलर दैन नॉर्मल इंडियन ओशन। अब क्यों ये बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन डिपोल भी मदद करने वाला है? क्योंकि जो इंडियन ओशन है वो आम तौर पे जितना गर्म होता है उससे अभी ठंडा है। ठीक है, जो सामान्य तौर पे जितना ठंडा होता है उससे ज़्यादा ठंडा है इन द ईस्ट एज कम्पेयर टू वेस्ट। ईस्ट साइड में ये हिंदुस्तान है, ठीक है, ईस्ट साइड में ज़्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू वेस्ट। दैट हेल्प्स ब्रिंग रेन टू सेवरल स्टेट्स इन सदर्न इंडिया। इसकी वजह से सदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश हो जाएगी। द IMD इज साइलेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ रेन्स इन जून एंड जुलाई बट एक्सपेक्ट्स न्यूट्रल कंडीशंस नाइदर एल नीनो नॉर ला नीना। बोल रहे हैं कि IMD अभी जून जुलाई के महीने में होने वाली बारिशों के ऊपर चुप है, लेकिन वो उसको उम्मीद है कि न्यूट्रल रहेगी, ना बहुत ज़्यादा बारिश होगी ना बहुत कम बारिश होगी, न्यूट्रल रहेगी। टू बी प्रिवेलेंट दैट टाइम, उस समय पे ये चलेगा, न्यूट्रल कंडीशन चलेगी। टू एरिड मानसून मंथ्स एंड टॉरेंशियल रेन्स इन द लास्ट मे बी फाइन फॉर एग्रीकल्चर बट इज लाइकली टू रिजल्ट इन एक्सट्रीम फ्लड्स। अब बोल रहे हैं कि 2 शुष्क महीने रहेंगे और 2 टॉरेंशियल महीने रहेंगे, यानी कि जहाँ पे मूसलाधार बारिश होगी,
ये बोल रहे हैं ना, 2 एरिड मानसून यानी कि 2 जो महीने हैं उसमें बिल्कुल सूखा रहेगा, जून जुलाई में सूखा रहेगा और अगस्त सितंबर में बहुत भारी बारिश होगी। तो लास्ट के 2 महीनों में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एग्रीकल्चर के लिए फाइन रहेगा, जो कि पिछले साल भी हुआ था कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से शुरुआत के 2 महीनों में बारिश नहीं हुई थी, लास्ट के महीनों में बारिश हुई थी, पर हमारी फसल को उससे फ़ायदा हो गया था और ज़्यादा मदद मिल गई थी इंडियन ओशन डिपोल की वजह से। ठीक है, बोल रहे हैं कि अब 2 शुष्क महीने रहेंगे, 2 मूसलाधार बारिश वाले महीने रहेंगे, लेकिन लास्ट के 2 महीनों में अच्छी बारिश होने से एग्रीकल्चर तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन लास्ट के इन 2 महीनों में अधिकतम बारिश होने से फ्लड्स की संभावनाएं भी हैं, एज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट, जैसा कि पास्ट में देखा गया है। इमेंस डैमेज टू लाइव्स, लाइवलीहुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, बहुत भारी नुकसान होता है जिंदगियों को, रोजगार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। The 2018 floods in Kerala continue to be a reminder of how vulnerable India is to natural disasters. जो 2018 में केरला में बाढ़ आई थी वो आज भी इस बात को याद दिलाती है कि हिंदुस्तान कितना रिस्की हो सकता है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। While an update to the forecast is expected around the end of May, बोल रहे हैं कि forecast जो अभी किया है उसके ऊपर further update जो है मई के अंत तक आएगी। The IMD's current signal must be urgently heeded, लेकिन अभी जो IMD ने करंट इशारा किया है, करंट जो स्थिति बताई है उसके ऊपर हमें हीड करना है। कल भी पढ़ा था, हीडेड मतलब ध्यान देना चाहिए, तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। States must at the soonest draw up emergency plans. स्टेट्स को जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी प्लान्स बनाने चाहिए फ्रॉम देयर डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स टू बॉल्स्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की हो। प्रिपेयर इवैक्यूएशन प्लान प्रिपेयर करने की बात हो या फिर ऑडिट्स करने की ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स एंड देयर डिस्ट्रेस सिग्नलिंग नेटवर्क, इन सब चीज़ों के ऊपर स्ट्रक्चरल यानी कि कोई भी डैम उसमें मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है, वो स्टेबल है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होल्ड कर पाएगा, तो ये सब उनको देखना पड़ेगा। और देयर डिस्ट्रेस सिग्नल क्या होता है, मतलब खतरे का जब संकेत आता है, संकट संकेत आता है, तो उसके बारे में क्या वो बता सकते हैं उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितनी जल्दी डैम भर गया है, अब खतरे का संकेत आ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर पानी है, तो कितनी जल्दी आप उसको जनता में प्रचारित कर पाएंगे, वो कैसा नेटवर्क है। एंड ensure that broader early warning networks are in place, और ये सुनिश्चित किया जाए कि व्यापक तौर पे बड़े पैमाने पे अर्ली वार्निंग यानी कि तुरंत अर्ली वार्निंग मतलब जैसे ही खतरा भांपा वैसे ही वार्निंग हमने पहुंचा दी, ऐसे नेटवर्क्स जो हैं स्थापित किए जाए। ऑल्सो India's farmers, a majority of whom continue to be dependent on rain-fed agriculture, और साथ में हिंदुस्तान के किसान जिनमें से अधिकतम जो हैं वो रेन फेड बारिश के ऊपर निर्भर होने वाले एग्रीकल्चर करते हैं, मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून, उनको भी इस बात की संभावना जितनी भी है कि भाई सेकेंड हाफ जो है मानसून का वो बड़ा मजबूत होने वाला है, ज़्यादा बारिश होने, तो किसानों को भी इस बात की इन्फॉर्मेशन पहले ही होनी चाहिए। एंड इनकॉर्पोरेट दीज इन देयर सोइंग ऑपरेशंस, जिसकी वजह से वो क्या कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग अपने बीजों की बुआई वगैरह कर सकें। तो ये था पैसेज। अब हुआ क्या है कि आईएमडी ने फॉरकास्ट करा है कि भाई मानसून जो है अच्छा होएगा, और अच्छे से उनका मतलब है कि एवरेज से ज़्यादा बारिश होएगी। फिर उन्होंने बोला कि एल नीनो इफेक्ट का जो उल्टा इफेक्ट है ला नीना, वो प्रभाव में आता दिख रहा है, जिसकी वजह से लास्ट के मानसून के जो लास्ट के 2 महीने हैं उनमें अधिकतम से एवरेज से रिक्वायर्ड से ज़्यादा बारिश होगी, और साथ ही साथ इंडियन ओशन डिपोल भी काम कर रहा है, तो अनुमान है कि बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। फिर उनने वार्निंग दी है कि भाई अगर ऐसी स्थितियां बनने के अनुसार लग रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, सभी राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट्स को तुरंत प्रभाव से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे कदम उठाने चाहिए। वार्निंग सिग्नल्स, डिस्ट्रेस सिग्नलिंग नेटवर्क, इन सब चीज़ों को जांचना चाहिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट इम्प्लीकेशंस डज द फॉरकास्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर मॉनसून हैव फॉर इंडियन फार्मर्स अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के ऊपर अगर स्ट्रॉन्गर मॉनसून फॉरकास्ट किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनको अपनी जो प्लांटिंग स्ट्रैटेजीज है वो बदलनी पड़ेंगी ना, जैसे कि लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर स्ट्रॉन्गर मॉनसून है तो आप किसानों को जल्दी से इन्फॉर्म करो, जिससे कि वो क्या कर सकें, वो अपने बुआई के जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकें, राइट। अगर बाद में जब फसल पकने का टाइम है उस टाइम पे बारिश होंगी तो फसलें तो गिर जाएंगी, ढह जाएंगी, और फिर वो ढह जाएंगी तो वो किसी काम की नहीं रहेंगी, सड़ गल जाएंगी। अगर वो अपने बुआई का फॉर्मेट चेंज करें, सरकार उनको सजेस्ट करे, उनको बताए कि भाई अभी बारिशें नहीं होने वाली, बाद में होने वाली हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग बुआई करो, तो फिर वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होएगा ना, प्लान अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलने में ज़्यादा मददगार रहेगा। फार्मर should adjust their planting strategies to account for the expected increase in rainfall and its potential to cause flooding। बोल रहे हैं किसानों को अपने जो भी प्लांटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि किसको मद्देनज़र रखते हुए, एक्सपेक्टेड इंक्रीज, जो बरसात में बढ़ोतरी होने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको अपनी स्ट्रैटेजीज में फेरबदल करना चाहिए, और उसका जो प्रभाव होगा फ्लड कॉज करने का, फ्लड कॉज करने की जो क्षमता है उसकी, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। खास तौर पे जो लेटर पार्ट ऑफ मॉनसून है, अगस्त सितंबर के महीने हैं, उनके दौरान में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि अगर फ्लड जैसी स्थिति है और किसानों ने उस अकॉर्डिंग बुआई करी और फसल पकने का टाइम हो गया तो उनकी फसल तो मैंने वही कहा ना, ढह जाएगी, बह जाएगी, खराब हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, how does the IMD's forecast for the 2024 monsoon differ from its typical April forecast। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार IMD का जो फोरकास्ट है 2024 के मॉनसून के लिए वो कैसे अलग है, जो आम तौर पे अप्रैल महीने में फोरकास्ट होता है उससे कैसे अलग है। तो अक्सर IMD जो है अप्रैल महीने में ना तो बहुत ज़्यादा बारिश की बात करता है, ना बहुत कम बारिश की बात करता है, लेकिन पहली बार है कि उन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि एवरेज से 6% ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो ये उन्होंने जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो करी है। The IMD has boldly predicted a 6% increase in rainfall over the average, a departure from its usual practice, जो आमतौर पे वो करते हैं उससे अलग हो गया, विपरीत हो गया, of not forecasting significant deviations from the normal in its April predictions। बिल्कुल करेक्ट है, IMD ने अप्रैल महीने में अधिकतम एवरेज से ज़्यादा बारिश की प्रोडिक्शन करी है, जो आम तौर पे वो नहीं करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव है। देखो अगर आप स्टार्टिंग का पैसेज पढ़ेंगे तो आपको लगा कि भाई उनने ज़रूरत से ज़्यादा बारिश बताई है, एवरेज से ज़्यादा बारिश बताई है, जो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने किसानों को अपनी बुआई के लिए वार्न करा है, वार्निंग दी है कि भाई बारिशें अलग तरीके से होने वाली हैं इस बारी। लास्ट के 2 महीने में ज़्यादा बारिशें होंगी, शुरुआत के 2 महीने में सूखा रहेगा। इसके अलावा बारिशें जो है वो फ्लड जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती हैं, तो किसानों को अपने बुआई को चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। तो पैसेज ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कंसर्न्ड है, इनडिफरेंट भी नहीं है और स्केप्टिकल यानी कि दुविधा वाला भी नहीं है। तो कैसा है पैसेज, कंसर्न्ड है, क्योंकि वो पोटेंशियल जो इसका रिस्क है, खतरे हैं, उसके बारे में आगाह कर रहे हैं लोगों को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The unpredictability of weather patterns। तो यहाँ पे वेदर पैटर्न्स की अनप्रडिक्टेबिलिटी की, कभी मॉनसून आ रहा है, कभी स्प्रिंग आ रहा है, कभी समर आ रहा है, ऐसे नहीं बोला, केवल मॉनसून के ऊपर जो तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बात करी। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मॉनसून पैटर्न्स, की क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है मॉनसून पैटर्न के ऊपर। तो हमने मॉनसून पैटर्न के ऊपर एल नीनो और ला नीना, इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में बात करी, और ये दोनों ही इफेक्ट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज से नहीं रिलेट करते। ये दोनों ही इफेक्ट नेचुरल धरती की प्रक्रिया है, खुद को ठंडा गर्म करने की प्रोसेस है। काफ़ी अगर आप इसमें डीप में पढ़ेंगे तो जियोग्राफी का आपका पूरा चैप्टर, 2-3 चैप्टर इसमें निकल जाएंगे, वो अलग का टॉपिक है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये समझ लो। तो ये क्लाइमेट चेंज के वजह से नहीं हो रहा। प्रिपेयर्डनेस फॉर अ स्ट्रॉन्गर मानसून इन 2024, कि 2024 में एक स्ट्रॉन्ग मानसून के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसानों को बोला तैयारी करने के लिए, सरकारों को बोला तैयारी करने के लिए, अथॉरिटीज़ को बोला तैयारी करने के लिए, सो प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है।
कंसीडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर मानसून इन 2024 कि मान लो जो इसका पोटेंशियल मतलब जो स्ट्रॉन्गर मानसून का 2024 में जो प्रभाव होगा उसको मानते हुए मद्देनजर रखते हुए which of the following strategies would be most effective in minimizing the risk associated with this enhanced weather pattern for India's farmers। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगी कि हम इंडिया के फार्मर्स के लिए इन बदलते वेदर पैटर्न्स की वजह से होने वाले खतरे से बचा सकें, उसको मिनिमाइज कर सकें। तो क्या होगा, देखो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि सरकारें उनको अर्ली वार्निंग दें, ठीक है, कि लास्ट के महीनों में ज़्यादा बारिश होने वाली है और बारिशें फ्लड जैसी होने वाली हैं, तो उनको ये अर्ली वार्निंग मिलनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो अपना एग्रीकल्चर टेक्निक्स, एग्रीकल्चर पैटर्न्स को चेंज करें, ठीक है। किसानों को भी, अब देखो हमारे देश के किसान क्या करते हैं, वो वेदर न्यूज़ सुनते नहीं हैं, वो अपना जो अनुमान चलता आया है, मेरे इन लॉज खुद किसान हैं, वो जो अपना अनुमान चलता है बादलों को देख के आसमान में कि अच्छा बारिश होने की संभावना है, या फिर इस मौसम में, इस सीज़न में, इस महीने में हम बुआई करते हैं जो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, तो वो उसी अकॉर्डिंग बुआई करते हैं। उनको वेदर फोरकास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जो नॉर्मल टेक्निक्स उनको जो सदियों से अपनाते आए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। कई अब पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के किसान थोड़े फॉरवर्ड हो गए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गांव और कस्बों के किसान हैं वो इतना नहीं करते, ठीक है। तो उनको अपनी टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मानसून रेन्स, कि उनको मानसून रेन्स के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर मानसून की, बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो इसके लिए हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर हाई यील्ड मानसून रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज टू इंश्योर दैट क्रॉप प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, कि सब्सिडीज देनी चाहिए जो हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन वाली मानसून रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज हैं, उनके लिए सब्सिडीज मिलनी चाहिए ताकि वो उन्हीं फसलों को उगाएं और फिर उनका फायदा हो सके। तो ये भी करेक्ट नहीं है। Implement educational programs focused on advanced agricultural techniques and timely sowing practices tailored to weather predictions to enhance crop resilience। बिल्कुल करेक्ट है कि भाई सरकार को उनको पहले फॉरकास्ट करना चाहिए, उनको पहले बताना चाहिए कि भाई अब ऐसा ऐसा मानसून होने वाला है तो आप इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, और फिर उनको बताना चाहिए कि आप इस मौसम में ऐसे बुआई कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, उनको टेक्निक्स बताने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उनको पहले से प्रेडिक्शंस के बारे में बताना चाहिए ताकि वो क्रॉप्स उस हिसाब से बोए जो कि उस मॉनसून में सूटेबल हो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेसिकली किसानों को और सरकारों को सबको अडेप्ट करने की जरूरत है, परिवर्तन को, चेंज को। In the context of passage, the phrase dark cloud refers to significant concern about the monsoon forecast. Which of the following is synonym for dark cloud? Dark cloud का मतलब है परेशानी, दुविधा, संकट। बोलते हैं ना एवरी डार्क क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर एक मुसीबत के पीछे एक रोशनी की किरण होती है। लेकिन तो डार्क क्लाउड क्या है? मुसीबत है, परेशानी है। अपॉर्चुनिटी, सिल्वर लाइनिंग जो है अपॉर्चुनिटी है। डिफिकल्टी, डार्क क्लाउड क्या है? डिफिकल्टी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सनशाइन, सूर्य की किरण, आशा की किरण। बेनिफिट, फायदा, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ऑप्शन डी डिफिकल्ट इज करेक्ट। Forecast for the monsoon are premised on the development of La Nina condition. Which of the following best serves as the synonym for premised on? Based on, premised का मतलब होता है निर्भर होना, उसके ऊपर आधारित होना। Ignored by, नजरअंदाज करना किसी के द्वारा। Concluded by, कुछ इसका तर्क निकालना, अर्थ निकालना, एंड करना, ठीक है, किसी चीज का कंक्लूड करना। इनकरेक्ट है। Opposed by, किसी का विद्रोह करना, या based on, तर्क किसके ऊपर आधारित है? सो लानीना के ऊपर आधारित है, यानी कि बेस है लानीना के ऊपर। इवैक्यूएशन प्लान, द पैसेज डिस्कस द नीड्स टू प्रिपेयर इवैक्यूएशन प्लान्स इन रिस्पॉन्स टू फोरकास्टेड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर इवैक्यूएशन? इवैक्यूएशन का एंटोनिम क्या होएगा? देखो, इवैक्यूएशन मतलब किसी चीज का हटाया जाना। एक्सोडस का मतलब होता है निकाला जाना, ठीक है। डिपार्चर का मतलब भी अलग होना किसी चीज से,
क्लियरेंस का मतलब होता है किसी चीज का वही अलग होना, साफ होना, निकाला जाना, वहां पे आपने क्लियरेंस कर दिया उस सारी चीजों को। अराइवल किसी का आगमन, किसी का पहुंचना, मौजूद होना। सो ऑप्शन बी जो है इसका एंटोनिम है। द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनली एंटर्स इट्स बिजनेस एंड। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अब अंततः अपने अंतिम चरण पे पहुंच गया है, अंजाम पे पहुंच गया है। हैविंग डैश इंडिया सिंस द फर्स्ट मैच इन्वॉल्विंग इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड एट अहमदाबाद ऑन October 5। हैविंग डैश इंडिया, इंडिया के लिए कुछ किया जब से उसने अपना पहला मैच खेला इंडिया ने, जिसमें इंग्लैंड इन्वॉल्व था, न्यूजीलैंड था, अहमदाबाद में October 5 को। इन देयर बैकयार्ड रोहित शर्माज मेन, अपने घर के पीछे या फिर जो घर के पीछे वाला जो इलाका होता है वहां पे रोहित शर्मा की पूरी टीम एक्सक्यूडेड अ डोमिनेंट ऑरा। एक्सक्यूडेड मतलब कुछ दर्शाना, डिस्प्ले करना। तो क्या है डिस्प्ले करा? डोमिनेंट ऑरा। डोमिनेंट मतलब किसी के ऊपर अपना दबदबा का जाहिर करना। उनने ऐसी डोमिनेंट छवि बना ली है। और डैश ऑपोजिशन यूनिट्स, ऑपोजिशन यूनिट्स के प्रति, उनके विपक्ष में, ठीक है। बी इट फैंसीड वंस और इमर्जिंग आउटपुट्स, चाहे बहुत फैंसी वाले मतलब बहुत जो अपना नाम बना चुके हैं वैसे हों लोग, वैसी टीम्स हों, या फिर जो उभरती हुई टीम्स हों वो हों, लेकिन उनने अपने सभी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट में एक बहुत ही डोमिनेंट ऑरा बना दिया था। 9 wins ऑन द ट्रॉट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। ऑन द ट्रॉट का मतलब होता है लगातार, तो 9 जीत एक साथ लगातार निरंतर 9 जीत जो है वो बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही उम्दा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। द मैन इन ब्लू हैव बैटर्ड विद एलन। बोल रहे हैं कि जो मैन इन ब्लू किसको बोला जाता है? इंडियन टीम को बोला जाता है। उन्होंने किसके साथ बैटिंग करी? उन्होंने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में, बहुत ही विगर के साथ में उन्होंने बैटिंग करी। एंड बॉल्ड विद जेस, और सेम बहुत एनर्जी के साथ में बॉलिंग करी। They rode smooth in all their contests to top the league face with 18 points। उनने बड़ी ही स्मूथ अपनी राइड रखी, मतलब कि बड़ी स्मूथ उनकी पूरी यात्रा जो थी बड़ी स्मूथ थी, कहीं पे भी उनको निराशा नहीं मिली पूरे कंटेस्ट के दौरान में। और टॉप द लीग फेस में सबसे टॉप पर रहे 18 पॉइंट्स के साथ में। Having won the World Cup in 1983 and 2011, India is eyeing a third tryst with glory। तो बोल रहे हैं कि 2 बार 1983 में और एक बार 2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद में इंडिया का पूरा निशाना जो था, पूरी उम्मीदें जो थी वो इस ग्लोरी को, इस विक्ट्री के साथ में अपना तीन का आंकड़ा पूरा करने की थी कि हमने 3rd टाइम वर्ल्ड कप जीत लिया। न्यूजीलैंड इज द हर्डल इन द सेमीफाइनल एट मुंबई ऑन वेडनेसडे। न्यूजीलैंड जो है वो चुनौती है। सेमीफाइनल जो मुंबई में होने वाले हैं बुधवार को, उसमें न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी चुनौती है। ड्यूरिंग द 2019 एडिशन इन इंग्लैंड, इंडिया डैश अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल। 2019 में जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया डैश अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड हो सकता है, वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड हो सकता है in the semi-final. However, this time around, having defeated their doughty rivals at the धर्मशाला in the league stage, लेकिन इस साल में अपने इन खतरनाक प्रतिद्वंदियों को धर्मशाला में लीग स्टेज के दौरान में हम हरा चुके हैं। तो however आ गया, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इंडिया लॉस्ट हो सकता है इनके अगेंस्ट में, ठीक है। इंडियन क्रिकेटर्स बिलीव दैट दे कैन गेट पास्ट केन विलियमसन्स मेन। तो इंडियन क्रिकेटर्स का ये मानना है, इंडियन टीम का ये मानना है कि वो केन विलियमसन, यानी कि वो उनके कप्तान होंगे, कैप्टन होंगे, उनकी टीम के से पार पा सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फ्रॉम द मिड टेबल क्लटर इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड जो थे वो मिड एवरेज टीम, मतलब बीच में जो होता है ना, अब आपको पता है टेबल टैली बनती है, तो वो मिड टेबल में थे। मिड टेबल में बड़ी क्लटर थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब थे, उनमें से जीत कर ये आया है। एंड हैज न्यू जनरेशन स्टार इन डैश बैटर रचिन रविंद्रा। बोल रहे हैं और नई जनरेशन के स्टार प्लेयर्स हैं इनके पास में, जैसे कि बैटर रचिन रविंद्रा। ऑलवेज अ टीम इन विच द होल इज ग्रेटर दैन द सम फॉर द पार्ट्स, न्यूजीलैंड कैन बी अ ट्रिकी ऑपोजिशन एंड इंडिया। बोल रहे हैं कि अक्सर एक टीम जिसमें पूरी टीम जो है वो ज़्यादा महान हो, ज़्यादा बड़ी हो, और कुछ
छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय में न्यूजीलैंड जो है वो बहुत ट्रिकी ऑपोजिशन हो सकता है इंडिया के लिए। और इंडिया डिस्पाइट इट्स करंट फॉर्म इज अवेयर ऑफ द नॉकआउट स्टेज पिटफॉल्स, और इंडिया अपने करंट फॉर्म के बावजूद भी नॉकआउट स्टेज के जो खाइयां हैं, नॉकआउट स्टेज के जो किंतु परंतु हैं, उनसे अच्छी तरह वाकिफ है। इन 2015 एडिशन 2 इंडिया लॉस्ट इन सेमीफाइनल। 2015 में जो एडिशन हुआ था उसमें भी इंडिया सेमीफाइनल में ही हारी थी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आ जाता है द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनली एंटर्स इट्स बिजनेस एंड हैविंग डैश इंडिया सिंस द फर्स्ट मैच। तो हैविंग प्रोफेस्ड का मतलब होता है किसी चीज को घोषणा करना। एनकम्पस्ड मतलब शामिल करना। वाटर स्ट्रेस्ड मतलब पानी की कमी से प्रभावित होना। और क्रिस क्रॉस्ड मतलब आवाजाही, तो इंडिया की उसमें आवाजाही लगी रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। In their backyard, Rohit Sharma's men have excluded, has excluded, was excluded या has been excluded। तो रोहित शर्मा की टीम है ना, रोहित शर्मा's men, तो क्या आएगा have। men क्या है, प्लूरल फॉर्म है, आएगा क्या have। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डोमिनेंट ऑरा डैश ऑपोजिशन यूनिट्स। ब्रिंग डाउन मतलब किसी को हरा देना, किसी को नीचे ले आना, किसी को गिराना, ठीक है। ब्रशिंग असाइड मतलब बाधा या चुनौती को आसानी से दूर कर लेना। तो ब्रशिंग असाइड यानी कि ब्रशिंग असाइड ऑपोजिशन यूनिट्स, इतना अच्छा उनका डोमिनेंट था कि उन्होंने सभी ऑपोजिशन यूनिट्स को दरकिनार कर दिया। सेट ऑफ मतलब प्रारंभ करना। वे आउट मतलब निकास ढूंढना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रशिंग असाइड इज करेक्ट। During 2019 edition in England, India dash against New Zealand। 2019 के एडिशन में क्या हुआ था, इंडिया डैश विल्टेड मतलब कमजोर पड़ जाना, हार मान जाना। फॉल्टेड का मतलब होता है सड़क बनाना। स्पेसिफाइड का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर चीज को निर्देशित करना। ऑफ कोटेड का मतलब होता है बार बार उद्धृत करना, ठीक है, बार बार किसी चीज को बोलना, बार बार किसी चीज को रिपीट करना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए विल्टेड इज करेक्ट। न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फ्रॉम अ मिड टेबल क्लटर इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड हैज अ न्यू जनरेशन स्टार इन डैश। इन डिफेमेशन मतलब किसी का बदनामी करना। रेमिफिकेशन मतलब कि परिणाम। विलिफिकेशन मतलब निंदा करना। और प्रोलिफिक मतलब बहुत उम्दा, बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छा बैटर है उनके पास में रचिन रविंद्रा के फॉर्म में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एज फाइटर्स इन रशिया, और जैसे कि रशिया में लड़ाके होते हैं, रशिया में लड़ाके हों वैसे, या फिर और अ सिविलियन शील्ड इन इजराइल, जैसे कि इजराइल में सिविलियन शील्ड हो वैसे। तो हमें समझ में आ रहा है कि पी के बाद में ही क्यू आएगा, क्योंकि और अ सिविलियन शील्ड बनाने की बात की जा रही है। इंडियंस आर बीइंग ड्यूप्ड बाय अनस्क्रपलस ट्रैवल एजेंट्स टू ट्रैवल। इंडियंस जो है उनको धोखा मिल रहा है, धोखे में आ रहे हैं। अनस्क्रपलस मतलब बेईमान ट्रैवल एजेंट्स के जरिए, ताकि वो ट्रैवल कर सके कहाँ को, टू कन्फ्लिक्ट जोन्स इन सर्च ऑफ रिचेस। कन्फ्लिक्ट जोन्स की तरफ जा सकें, रिचेस यानी कि कमाई के अवसरों के, आमदनी कमाने के सर्च में। तो हमें चल गया पता कि आर के बाद में एस आएगा। अब दो कंडीशंस है, पी के बाद में क्यू, आर के बाद में एस। देखो यहाँ पे क्यू जो है वो पी से पहले आ रहा है, इनकरेक्ट है, और एस जो है आर से पहले आ रहा है। अगेन क्यू जो है पी से पहले आ रहा है, और आर और एस के बीच में गैप आ रहा है। आर के बाद में क्यू आ रहा है, पी के बाद में एस आ रहा है, इनकरेक्ट। पी क्यू के बाद में आर के बाद में एस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच has a total outlay of over ₹2 लाख करोड़, जिसका टोटल जो कीमत होता है, टोटल जो बजट होता है वो कितना होता है, 2 लाख करोड़ का होता है। इन अ बैलेंसिंग एक्ट, बराबर करने के एक्ट में पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा हैज फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। बराबरी करने के एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, बराबरी करने के तौर पे जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा हैं, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस करा है। इन स्टेट्स 2024-25 बजट while again refraining from imposing new taxes। किसमें करा है ये
प्रावधान उनने जब उनने स्टेट का 2024-25 का बजट अनाउंस करा तब, और उन्होंने कोई भी नया टैक्स लगाने से खुद को बचाया है, परहेज किया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हो जाएगी कि इन अ बैलेंसिंग एक्ट, पंजाब की घटना है तो पहले इन्फॉर्म तो करेंगे कहाँ की बात कर रहे हैं, विच हैज टोटल आउटले, कहा किसके बारे में आएगा, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ही आएगा ना। तो बोल रहे हैं कि पहला सबसे स्टेटमेंट हो जाएगा इन अ बैलेंसिंग एक्ट, क्यू स्टेटमेंट। पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा हैज फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर फोकस करा, किसमें, इन द स्टेट्स 2024-23 बजट, फिर कॉमा, विच हैज अ टोटल आउटले ऑफ ₹2 लाख करोड़। ठीक है, तो क्यू के बाद में आएगा आर और आर के बाद में आएगा पी, और सबसे एंड में वाइल अगेन रिफ्रेनिंग फ्रॉम टैक्सेस। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QRPS, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, ह्यूमरस, मजाकिया, करेक्ट है। नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होते हैं, NECESSARY, नेसेसरी, नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी। अपेरेंट, अपेरेंट मतलब कथित तौर पे, देखने में लग रहा है। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब वास्तविक में ऐसा ही है। सो ऑप्शन बी नेसेसरी इज करेक्ट। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, बुटीक। क्या बोला जाता है, फैशनेबल कपड़े बेचने वाली दुकान को बुटीक। स्टोर, स्टोर कुछ भी हो सकता है, ग्रोसरी स्टोर होता है, किराना स्टोर हो सकता है, कन्फेक्शनरी स्टोर हो सकता है, ब्यूटी स्टोर हो सकता है, स्टोर तो कुछ भी हो सकता है। टेलरिंग, जो कपड़े सिलता है उसको टेलर बोला जाता है, और जो काम करता है वो उसको टेलरिंग बोला जाता है। क्यूटोर, क्यूटोर जो होता है वो वस्त्रों को, कपड़ों को बोला जाता है। सो ऑप्शन बी बुटीक इज करेक्ट। द ब्लू इज अ ब्यूटिफुल कलर, देखो आर्टिकल जबरदस्ती कहीं भी नहीं घुसेड़ने चाहिए। अब यहाँ पे एरर क्या है, द ब्लू, कौन सा ब्लू, कोई एक पर्टिकुलर ब्लू की बात कर रहे हैं, नहीं, आमतौर पे ब्लू की बात कर रहे हैं कि ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर, तो द आना जरूरी है ही नहीं, यहाँ पे सुपरफ्लूअस है द का इस्तेमाल। सो सिर्फ ब्लू इज अ ब्यूटीफुल कलर करेक्ट होगा। द नाइल इज द डैश रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया की सबसे लंबी रिवर है नाइल। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, राइट, क्योंकि उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी के साथ में, वही सबसे लंबी है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोर लॉन्गर नहीं होता, लॉन्गर जो है अपने आप ही कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो मोर का इस्तेमाल इनकरेक्ट है, लॉन्गर नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, ऑप्शन डी लॉन्गेस्ट इज करेक्ट। टुनटुन एंड हर फ्रेंड्स डांस ब्यूटिफुल, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से नाच रहे हैं तो आप उनके डांस की क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि वो डांस बड़ा अच्छा करते हैं। अगर तो आप बोलना चाहते हैं कि टुनटुन इज ब्यूटिफुल, जब आप बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने की, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने की, तो वो क्या बताता है, एडजेक्टिव। लेकिन आपको अगर वर्ब की, एडवर्ब की या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बतानी हो तो क्या इस्तेमाल होता है, एडवर्ब। और ब्यूटीफुल एडवर्ब नहीं है, ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब होता है। तो एरर कहाँ है, ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुली आएगा। इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी, इट्स लाइक डैश, अपनी सारी की सारी जमा पूंजी एक ही कंपनी में लगाना बड़ा रिस्की काम है। जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये भी बोलते हैं, और शेयर मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, राइट। तो आपको सोच समझ के सारी पूंजी एक ही जगह पे नहीं लगानी है। एक दिन अचानक से कोई सरकार उठे और कहीं पे ईडी की रेड पड़ गई तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, राइट। तो इट्स लाइक ये ऐसा है मानो कि गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, यानी कि भयंकर तरीके से असफल होना नहीं। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आपने बहुत सारे एग्स खरीदे दुकान से, आपने 100-200 एग्स खरीदे, आपने वो सारे एक ही बास्केट में रख दिए। अब जब वो बास्केट गिरी तो सारे 100-200 एग्स जो हैं वो गए। अगर आप उनको अलग अलग बास्केट में रखते तो 50-50 करके, तो मान लो एक बास्केट गिर भी जाती, बाकी आपके 150 एग्स बच जाते, 250 एग्स बच जाते। तो सारे के सारे सेविंग एक कंपनी में नहीं करनी है, सारे के सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स। कभी कभार आपको किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करना को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ता है इफ़ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, अगर हमें आगे बढ़ना है तो। एवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। चेंज, परिवर्तन। इन्वेजन, इन्वेजन मतलब किसी के आक्रमण को हमें एक्सेप्ट करना है, आक्रमण को एक्सेप्ट नहीं करना है। आक्रमण करे तो बदले के अंदर उसको रिटेलिएट करो, ठीक है। इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब कोई आविष्कार को एक्सेप्ट करना है, तो अच्छा है तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम परिवर्तन, चेंज की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिशेवल्ड, डिशेवल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। अब इसका एंटोनिम क्या आएगा? बहुत साफ सुथरा। असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है बहुत ही स्वाभिमानी। टाइडी मतलब एकदम सुव्यवस्थित, साफ। टेंटेड मतलब दूषित। रिजिड मतलब कठोर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी टाइडी इज करेक्ट। I dashed to many countries to find the source of true happiness. I traveled to many countries. अब traveled नहीं होता, क्या होता है? traveled. TRAVELLED, traveled. Option B is correct. Incorrectly spelled word हमें बताना है। abhorrent correct है। jugglery, jugglery की spelling JUGGLERY, jugglery होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।